कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को पार्ट 3 भूगोल का पार्ट 3 जो है कराने जा रहा हूँ, कृषि। चलिए देखिए इस कृषि में क्या कुछ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो ये है, पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भूमि की जुताई करना, बीजों की बुआई करना, फसल उत्पन्न करना तथा पशुपालन करना कृषि कहलाता है। वर्षा ऋतु में कृषि भूमि पर खेती की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। शीत या ग्रीष्म ऋतु में कृषि भूमि खेती की जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। विश्व में गन्ने की खेती में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। ये आधुनिक खेती का जो है चित्र दिखाया हुआ, इस तरह से आधुनिक खेती की जाती है। बीच में देखिए नल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इससे सिंचाई का काम करते हैं। यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा देते हैं, फुहारा लगा देते हैं, पूरे में पानी आसानी से फैल जाता है। इस तरह ये कई जगह पर लगे हुए हैं नल हमारे। चलिए आगे देखते हैं, जरा इन सबका एक लेखा जोखा देखते हैं। तो भारत में फसल उत्पादन जो है मिलियन टन में है। ये 2 सालों में दिखाया गया है कितना अंतर आखिर हो गया है। तो ये जो नीले कलर का है ये 1950 से लेकर के 51 का है और ये आज का लगभग है, ये 2010 और 11 का है। चलिए देखते हैं क्या हुआ, नीले रंग और लाल रंग में क्या कंपेयरिंग हुआ। पहले धान जो होता था वो लगभग 200 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर होता था। तो ये आपका धान का दिखाई दे रहा है, ये नीले वाला ये। लेकिन जो 2010-11 में आ गया, इसकी अचानक वृद्धि हो गई है, यानी कि लगभग 100 के आसपास आ गया है, लगभग 100 के है, तो 90 के आसपास ही है। ये 90 तक का लगभग दे गया, यानी बहुत ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है। ऐसे ही गेहूं का उत्पादन पहले बहुत कम होता था 1950-51 में, लेकिन 2010-11 में जो है ये बढ़ करके 90% के आसपास पहुंच गया है। चलिए ऐसे देखते हैं ज्वार का। धान और गेहूं तो दोनों लगभग समान रूप से बढ़े हैं लगभग। अब ज्वार का देखते हैं, ज्वार में बहुत जरा सा प्रतिशत बढ़ा है आपका, यहाँ जो है लगभग 10 के 5 के आसपास है, 5 या 6 हो गया होगा ज्यादा बस। बाजरा पहले बहुत कम होता तो थोड़ा सा मामूली से इसमें परिवर्तन हुआ है, लगभग जो है ये 10% के आसपास पहुंच गया है। मक्का जो कि बहुत कम होता था पहले, अब बहुत ज्यादा होता है, कितना हो गया, लगभग 21% करीब है। मोटे अनाज पहले ज्यादा होते थे, अब कम होते हैं, देखिए गिर गया इसका। दाल है, दाल भी पहले जो है थोड़ी कम होती थी, अब ज्यादा होने लगी है। लगभग पहले 2005 तक होता था, अब ये लगभग 5-10 तक है लगभग, अब ये 20 के आसपास पहुंच गई है। तिलहन जो है ये पहले कम होती थी 4-5 के आसपास, और ये अब जो है लगभग 30 के आसपास होती है। तो इस तरीके से हम लेखा जोखा देख लेते हैं किस प्रकार हमारे फलों का क्राइटेरिया बढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में विभिन्न साधनों की से सिंचाई मिलियन हेक्टेयर में। पहले सिंचाई कैसे होती थी, ये पहले वाली है और ये बाद वाली है। पहले जो है नहर से सिंचाई कम होती थी, अब नहर से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, यानी पहले से कितना था, लगभग 10 के आसपास है, और ये 15 से ऊपर पहुंच गया। ऐसी तालाब से पहले सिंचाई ज्यादा होती थी, अब तालाब से कम हो गई है। पहले लगभग 5 के आसपास थी, 4 के, अब जो है ये 2-3 के करीब हो गई। नलकूप से बहुत ज्यादा सिंचाई होती है, अब लगभग जो है 30 के आसपास पहुंच गई है। पहले बिल्कुल नहीं होती थी, नलकूप थे ही नहीं। अब कुआं है, तो कुएं से पहले ये होती थी सिंचाई लगभग 5-6 के आसपास, लेकिन अब जो होती है वो 10-11 के आसपास हो गई है, और अन्य वाले पहले कम थे, अब ये ज्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह से इनमें कंपेयरिंग दिखाया गया, आप लोगों को बताया गया। ऐसे ये है, भारत फसल उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में दिखाया जा रहा है, इसमें भी वही हिसाब है, सूचना वहीं से मिल रही है हमें 1950-51 से और 2010-11 के बीच में। चलिए देखते हैं, पहले धान जो है वो कितना है, लगभग 600 के आसपास दिखाई दे रहा है आपका, 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो अब है, अब जो है ज्यादा हो गया है, ये आपका लगभग कितना हो गया है, ये लगभग 22-23 के आसपास आ गया है, 22-23 100 हो गया है ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं पहले बहुत कम होता था, कितना होता था, 600 के आसपास,
अब जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगभग 3000 के आसपास पहुंच गया है। ज्वार पहले बहुत कम होता था, लगभग कितना 400 के आसपास, अब जो है 1000 के आसपास पहुंच गया बढ़ करके। बाजरा पहले बहुत कम होता था, अब ये बढ़ करके, पहले कम कितना है, लगभग ये जो है ये 250 के आसपास था, अब जो ये बढ़ के कितना हो गया, 1000 के आसपास। मक्का पहले कम था, कितना 600 के आसपास था, अब मक्का बढ़ करके लगभग 2600 के आसपास हो गया है। दाल पहले कम थी, कितने 400 के आसपास, अब बढ़ करके कितनी हो गई है, मामूली सी बढ़ोतरी हुई है इसमें बच्चों, 700 के आसपास आई है। तिलहन पहले 500 के आसपास होती थी, अब जो है ये 1200 के आसपास होती है। तो इस तरीके से बच्चों ये धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल और तिलहन, इन सब के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 1950-51 और 2010-11 के बीच का ग्राफ दर्शाया गया है। चलिए एक फसल को देख लेते हैं। ये आपकी जो है रबी मौसम की फसल है। क्या चीज है ये, चना बूट है बच्चों, ध्यान देखिए, चने की फसल यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये ग्राफ दिखाया गया है, इसमें मुख्य क्षेत्र यहाँ दिखाए गए हैं और ये गौण क्षेत्र हैं, और भारत का ये धान उत्पादन का क्षेत्र दिखाया गया है। भारत के किन किन जगहों पर धान होता है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो ये इतना एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा काय का है, ये पूरा धान क्षेत्र वाला है। यहाँ पर भी धान क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये भी धान क्षेत्र है पूरा, और ये भी धान क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में पानी की जो उपलब्धि है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर धान आसानी से हो जाता है। चलिए एक और देखते हैं। ये भारत में गेहूं उत्पादकता क्षेत्र है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे। इसमें भी देखिए ध्यान से, ये आपका प्रमुख क्षेत्र दिखाया गया है और गौण क्षेत्र दिखाया गया। तो इसमें भी जो गेहूं जो होता है, लगभग मध्य में ये उत्तरी हिस्से में, पूर्वी उत्तरी हिस्से में ज्यादा होता है, ये दिखाई दे रहा है आपको। बाकी कहीं कहीं ये इधर हो गया एक, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं होता, बस यही इलाका गेहूं के लिए पर्याप्त है। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या है। ये आपका देखो धान की रोपाई की जा रही है। महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, धान के बीज को पहले जमा करके एक जगह, फिर इसको पोटली बांध बांध के लाई है और यहाँ पर खेतों में फिर से अलग अलग लगाया जा रहा है। इसको रोपना कहते हैं। चलिए प्रश्नोत्तरों की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 है, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती हैं? तो ये है खरीफ है बच्चों, ध्यान रखना, ये खरीफ है। चलिए नंबर 2 है, खरीफ ऋतु का आगमन होता है, तो ये कब होता है बच्चों? ये होता है मानसून के आगमन के साथ। नंबर 3 है, लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है या घटती है, ये बताना है आपको। ये कम होती है बच्चों। विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा? मैंने ग्राफ दिखाया था बच्चों, तो ये है आपका गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा है। नंबर 5 है, भारत में धान की खेती की जाती है, तो कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका केवल एक खरीफ में की जाती है। प्रश्न है, आपके आसपास फसल उत्पादक में ऋतुवार भिन्नता किस प्रकार होती है? तालिका बनाकर प्रस्तुत करें। तो ये उत्तर है, हमारे आसपास फसल उत्पादक में ऋतुवार भिन्नता इस प्रकार है। नंबर 1 वर्षा ऋतु, धान, मक्का, ज्वार। नंबर 2 शीत ऋतु है, तो गेहूं, चना, सरसों। और नंबर 3 जो है वो जायद है, यानी कि खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज होते हैं। प्रश्न है, आपके आसपास कौन सी फसलें एक से अधिक मौसम में उगाई जाती हैं? उत्तर, हमारे आसपास धान की फसल सिंचाई के साधनों के कारण एक से अधिक मौसम में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, आपके आसपास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं? तो हमारे आसपास नहरें, कुएं और नलकूप सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह है, देश में 1950-51 में गेहूं का उत्पादन, ध्यान रखना बच्चों, ये 10 लाख मिलियन टन था, तथा 2010-11 में 84 लाख मिलियन टन था। ये विगत 60 वर्षों में इसके उत्पादन में लगभग 8 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हो गई। मक्का उत्पादन 2 मिलियन टन से 10 मिलियन टन हो गया। विगत 60 वर्षों में इसमें 5 गुना वृद्धि हो गई। धान के उत्पादन में लगभग
9.9 गुना वृद्धि हो गई। इसके विपरीत मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आ गई है। ये खालिस्तान है जहाँ पे मैं गोले मार रहा हूँ। आ गई 1950-51 में 6 मिलियन टन मोटे अनाज का उत्पादन हुआ, जो 2010-11 में कम होकर 4 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार जहां धान, गेहूं, मक्का के उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु ज्वार में कम वृद्धि हुई और मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। प्रश्न है, किन फसलों के उत्पादन से 3 गुना एवं किन फसलों के उत्पादन से 3 गुना से कम वृद्धि हुई है? उत्तर है ये धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, तिलहन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। दाल और ज्वार में 3 गुना से कम वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है ये उत्पादन में वृद्धि हुई है, उससे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी हुई उत्पादन देश में ही खप जाता है, इसलिए उत्पादन वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ की जाती है। प्रश्न है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो उत्तर है, मोटे अनाज की खपत कम होने के कारण उत्पादन कम किया जाता है। उत्पादित क्षेत्र भी कम है, इसलिए उत्पादन में कमी आई है। नीरा बोया हुआ क्षेत्र को एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो वह भूमि जिस पर फसल बोई जाती है उसे नीरा बोया हुआ क्षेत्र कहते हैं। क्या भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव है? भारत में कुल बोया गया क्षेत्र का विस्तार संभव नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या वन भूमि को नष्ट कर भूमि का विस्तार किया जाना सही है? तो उत्तर है, वन भूमि को नष्ट कर भूमि का विस्तार किया जाना सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के लिए 30% भूमि पर वन भी होना आवश्यक है। इसलिए सभी प्रकार की भूमि का संतुलन उपयोग में होना आवश्यक है। प्रश्न है, सन 1950-51 में किन साधनों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी? तो उत्तर है, सन 1950-91 में नहरों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी। प्रश्न है, सन 2010 में किन साधनों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी? तो 2010-11 में नलकूपों की सहायता से सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी। अपने गांव के पटवारी से पता करें कि आपके गांव की कितनी प्रतिशत भूमि सिंचित है। उत्तर है, हमारे गांव की लगभग 60% भूमि सिंचित है, जिसके लिए नहरों का प्रयोग किया जा रहा है। उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, उत्पादकता में वृद्धि के उत्पादन पर अधिक होने लगा है। इससे से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। प्रश्न है, किस फसल की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और किस फसल की उत्पादकता में सबसे कम वृद्धि हुई है? उत्तर है, गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ा है, गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और दालों के उत्पादन में सबसे कम वृद्धि हुई है। प्रश्न है, आधुनिक खेती के क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं? तो उत्तर है, आधुनिक खेती के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी हो रही है, खेत बंजर हो रहे हैं, खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रश्न है, क्या जैविक खेती के तरीकों को अपनाए जाने से आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं? हाँ, जैविक खेती करके आधुनिक खेती के विकल्पों को प्राप्त किया जा सकता है। किसान को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उत्तर है, किसान को फसल का उचित मूल्य सरकार ही दिलवा सकती है। सरकार को फसलों का मूल्य निर्धारित करवाना चाहिए। फसल खरीदी बिक्री केंद्र में दलाली प्रथा हटानी चाहिए। फसल बीमा योजना अनिवार्य करना चाहिए। प्रश्न है, धान का उत्पादन किन किन प्रदेशों में प्रमुख रूप से होता है? तो ये उत्तर है बच्चों, धान का उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, आसाम, इन देशों में प्रमुख रूप से होता है। प्रश्न है, गेहूं का उत्पादन किन किन प्रदेशों में होता है? तो उत्तर है, गेहूं का उत्पादन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है। अगला है प्रश्न, राजस्थान में धान एवं तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन क्यों नहीं होता है? तो उत्तर है, राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण धान नहीं होता है
धान अर्धजलीय पौधा है। तमिलनाडु में शीतकालीन में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। इतनी तीव्र वृष्टि से में गेहूं का उत्पादन संभव नहीं है। क्या धान और गेहूं उत्पादन के प्रदेशों में आपको भिन्नता दिखाई दे रही है? तो उत्तर है धान उत्पादक क्षेत्र ग्रीष्मकालीन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। गेहूं उत्पादक क्षेत्र कम वर्षा व सिंचाई वाले क्षेत्र हैं। प्रश्न है आपके आसपास वह कौन सी फसल है जो 15-20 वर्ष में बोई जाती है किंतु अब नहीं बोई जाती है? इसके क्या कारण है? तो लाकड़ी और अलसी कम जलीय उत्पादन है। रबी की फसल के लिए खेतों में जल छोड़ना पड़ता है, इसलिए अब लाकड़ी व अलसी नहीं बोई जाती है। साकरा गांव में चना, खेसारी, लकड़ी, गेहूं, अलसी आदि रबी फसलों का उत्पादन क्यों बंद हो गया? उत्तर है गेहूं के लिए खेतों में पानी छोड़े जाने के कारण इन फसलों का उत्पादन बंद हो गया। साकरा गांव में फसल प्रति रूप में बदलाव से क्या प्रभाव पड़े हैं? आय, स्वास्थ्य, रोजगार, भूमि उर्वरक क्षमता, इन बातों को ध्यान में रखते हुए समझाइए। तो उत्तर है ये साकरा गांव में फसल प्रतिरूप में बदलाव से धान का उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय बढ़ी। नंबर 2, जमीन गीली होने के कारण बार बार धान लगा रहे भूमि की उर्वरक क्षमता घटी। नंबर 3, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दलहन फसल बंद होने के कारण हो गई। नंबर 4, खेतों की मछलियां कम हो गई, खाने वाले का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। नंबर 5, उत्पादक फसल प्रतिरूप बदलने से रोजगार के अवसर घट गए। नंबर 6, रासायनिकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरक क्षमता घट गई, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा का खर्च बढ़ गया। कृषि प्रश्न है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं? तो उत्तर है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रश्न है क्या औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है? तो उत्तर है हाँ, औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है क्योंकि उद्योगों में रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। इनके उपयोग के बिना उत्पादन में कमी होती है। प्रश्न है विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव है? उत्तर है विकसित देशों द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के कारण वहां के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सस्ते हो जाते हैं ये, इस कारण इनकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश के ये अनुदान नहीं दे पाते। भारत में भिन्न भिन्न कारणों से चावल उत्पादन में 1.17% एवं गेहूं उत्पादन में 3.83% टैक्स है। इससे इनके कृषि उत्पादन महंगे होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। प्रश्न है नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो उत्तर है नलकूप द्वारा भूमिगत जल से अत्यधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है, इससे कई नलकूप सूख गए हैं। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे। प्रश्न है भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका भूमंडलीकरण का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक टोक आदान प्रदान या व्यापार हो सके। प्रश्न है कृषि नहीं होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है जन जीवन का आधार कृषि है। कृषि नहीं होने पर खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र और जानवरों को चारा कहाँ से मिलेगा? मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं कृषि से ही पूर्ण होती है, इसलिए कृषि नहीं होने पर जन जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है हरित क्रांति से फसल बढ़ी है, तो गेहूं की फसल बढ़ी है बच्चों। नंबर 2 है आधुनिक कृषि के दुष्परिणाम क्या है? तो भूमि की उत्पादकता कम है। नंबर 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है बच्चों? तो वो है कृषि।
थोड़ा रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ को का कटोरा कहा जाता है, तो इसको बच्चों धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं राजस्थान में की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होता है, तो वर्षा की कमी के कारण, वर्षा की कमी के कारण धान उत्पन्न, क्योंकि धान के लिए वर्षा बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है। भारत में भूमि का विस्तार संभव नहीं है, किसकी भूमि का, तो कृषि है, तो कृषि भूमि का विस्तार संभव नहीं है। नंबर 4 है मरुस्थल राजस्थान राज्य में है, तो वो है थार, थार मरुस्थल राज्य राजस्थान में है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो उत्तर है ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेर फेर कर दी जाती है ताकि उनके विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। तो उत्तर है अगला है प्रश्न हरित क्रांति किसे कहते हैं, उत्तर है उन्नत किस्मों के बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकी से फसल उत्पादकता में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। प्रश्न है फसल चक्र या सस्यावर्तन किसे कहते हैं, तो उत्तर है एक ही खेत में हर वर्ष बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र या सस्यावर्तन कहलाता है। जैसे धान के बाद दलहन या तिलहन की खेती या दलहन तिलहन के बाद धान या गेहूं की खेती। प्रश्न है उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर है उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए, इसमें सबसे अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। प्रश्न है किस फसल की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और किस फसल की उत्पादकता में सबसे कम वृद्धि हुई है, तो उत्तर है उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में हुई है और उत्पादकता में सबसे कम वृद्धि दाल की फसल में हुई है। प्रश्न है आधुनिक खेती के क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर है आधुनिक खेती के रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। प्रश्न है साकरा गांव में चना, खेसारी, लकड़ी, अलसी आदि रबी फसलियां क्यों बंद हो गई, तो क्योंकि खेती में एक साथ पानी बहा दिया जाता है जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। चना, खेसारी, लकड़ी, गेहूं, अलसी आदि नहीं हो सकती, इसलिए रबी फसल बंद हो गई। भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि भूमि पर टिप्पणी लिखिए, तो उत्तर है ये भूमंडलीकरण के कारण भारतीय कृषि एक व्यापार बन चुका है। व्यापार अवरोध कम होने के कारण वस्तुओं का विभिन्न देशों में लगातार व्यापार हो रहा है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा एवं व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देश कई कदम उठा रहे हैं, इसमें विकसित देशों की उत्पादन लागत बढ़ रही है। प्रश्न है रबी, खरीफ एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण से दीजिए, तो उत्तर है खरीफ फसल, इस फसल को वर्षा के प्रारंभ में बोया जाता है। लगभग देश में 80% भाग में कृषि की जाती है। इसमें धान, मक्का, तुअर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली मुख्य है। नंबर 2 है रबी फसल, शीत ऋतु में प्रारंभ में सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। इसका क्षेत्रफल देश में लगभग 30%। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, अलसी, मसूर, चना मुख्य है। नंबर 3 आती है जायद फसल, शीत ऋतु के बाद यहाँ कृषि की जाती है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। नदियों, झीलों और सिंचाई युक्त क्षेत्रों में यह फसल बोई जाती है। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां मुख्य हैं। छत्तीसगढ़ में जायद फसलों में धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। प्रश्न है भूमि प्रबंधन के 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर है नंबर 1 कारक है इसका नगर एवं गांव का नियोजित विकास, यानी नगरों एवं गांवों का विस्तार बेहतरीन ढंग से कृषि
भूमि का अतिक्रमण कर रहा है, जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उपलब्ध होती है। यदि नगरों एवं गांव का नियोजित विकास हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। नंबर 2 है बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है, जैसे उद्योग, आवासीय उद्योग, और दूसरा इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरा बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। नंबर 3 है प्रतिभूमि का उपयोग। प्रतिभूमि खास करके जो एक वर्ष में अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है, उसका उपयोग कृषि बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। नंबर 4 है वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में नवीनीकरण किया जा सकता है, अतः इसकी व्यवस्था उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुराने वृक्षों को उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। भारत के 23% भूभाग पर वन है। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए और ये आवश्यक भी है। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या मुझे बना के भेजना है अवश्य बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।